स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। तुमने कभी किसी बच्चे को एक छत पे खड़े मुस्कुराते देखा है? वो भी शाम के वक्त जब आसमान पे सूरज का रंग हल्के नारंगी से काले में बदल रहा हो, हवा बिल्कुल थमी हो और उस बच्चे के चेहरे पे दर्द भी हो, डर भी हो और एक अजीब सा सुकून भी हो। सोच के देखो, एक छोटा बच्चा बिना हिले, बिना कुछ बोले सीधा तुम्हारी तरफ देख रहा हो, जैसे वो जानता हो कि तुम उसे देख रहे हो, जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। क्या तुम उसके पास जाओगे या पलट के भाग जाओगे? नहीं पता ना? तो सुनो, क्योंकि जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस है जिसे सुनने के बाद तुम कभी किसी ग्रेवयार्ड के पास से बिना सोचे गुजरोगे नहीं। अगर गुजर गए तो शायद तुम्हें ये रियल स्टोरी जरूर याद आई। एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ ऋत्विक ने शेयर किया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शो को रेट जरूर करें एंड फॉलो भी करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो उसे आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है और आपको ईमेल कहानी के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आइए कहानी में चलते हैं। यह कहानी मुझे ऋत्विक ने सुनाई, गुजरात के भावनगर से। जब उसने बताया था ना, तो उसके लफ्जों में डर तो था ही, साथ ही एक ठहराव भी था, जैसे वो सब कुछ सह चुका, जैसे उसने उस रात के हर पल को अंदर ही अंदर अपने मन में छुपा दिया। और जब कोई बंदा डर के बजाय इतना शांत हो जाए ना, तो समझ लो कि उसने कुछ पैरानॉर्मल या एबनॉर्मल तो जरूर देखा है। और इसीलिए मैं तुमसे ये कहानी बिल्कुल उसी तरह सुनाना चाहता हूं जैसे मैं खुद वहां था, जैसे तुम ऋत्विक के साथ। ये बात जब की है जब ऋत्विक 14-15 साल का था। उसके वेकेशंस चल रहे थे, दिवाली वेकेशंस। वो वक्त जब आसपास सब जगह रोशनी होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां रोशनी जाती नहीं और अंधेरा वहां का असली चेहरा होता है। उसके ट्यूशन के कुछ क्लोज दोस्त थे, सिद्धार्थ, भव्यराज, प्रिंस, करण, दर्शन और शहद। टोटल 7 लोग, अलग अलग क्लास के, पर एक ही ट्यूशन जाते थे। हर रोज क्लास के बाद मिलते, मजे करते, हंसना खेलना घूमना, एक सिंपल हैप्पी टीनेज ग्रुप था उनका। लेकिन जो चीजें सिंपल थी वो दिखने में ही सिंपल थी। क्या पता था उन्हें कि कभी सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी वही जगह लिखी जाएगी जहां पे बैठ के वो हंस रहे थे, बोल रहे थे। वही जगह जहां अंधेरा छुपकर बैठा हुआ था। और जो उनका ट्यूशन सेंटर था उसी के पास थी ये जगह। उसका नाम था कलूभा किला। फिलहाल वहां पर एक मेडिकल हॉस्टल बन गया है, पर पुरानी मिट्टी कभी इतिहास नहीं भूलती और कभी कभी मिट्टी के अंदर दफन कहानियां जमीन के ऊपर लौट आती। कलूभा किला नाम से ही कुछ एशियन सा लगता है ना। उस किले के पास एक छोटा सा महादेव का मंदिर था, वही मंदिर जहां ऋत्विक के ट्यूशन सर और उनके दोस्तों ने बचपन में मिलके स्थापना की। मंदिर की कहानी सिंपल थी। शिवलिंग, एक छोटी सी मूर्ति, कुछ जलते हुए दिए और शायद एक हमेशा जलने वाली अगरबत्ती। मंदिर में शांति थी, लेकिन उसके आसपास हवा कुछ कह रही थी। वही हवा जो थोड़ा आगे जाके बदल जाती थी उस कब्रिस्तान की ओर। और उसी मंदिर के पीछे था वो कब्रिस्तान। पर यह भी किसी नॉर्मल ग्रेवयार्ड जैसा नहीं था। यह सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं जी पाए, मोस्टली न्यू बॉर्न्स के लिए, या वो 2-3 साल के बच्चे जो किसी बीमारी के चलते चले गए। सोचो जरा, एक जगह जहां सिर्फ बचपन दफनाया गया, ना कोई बुढ़ापे की कहानी, ना कोई जवानी का सफर,
सिर्फ टूटी हुई छोटी छोटी जिंदगी। जमीन के नीचे सिर्फ नफरत या पछतावा नहीं होता, कभी कभी मासूमियत भी दफनाई जाती है। और कुछ दफनाई हुई मासूमियत हमेशा इनोसेंस नहीं रहती, वो बन जाती हैं भटकती हुई आत्माएं। फिर एक दिन ये सब ट्यूशन के बाद सिद्धार्थ के घर के पास बैठे थे। सिद्धार्थ का घर उसी ग्रेवयार्ड के पास था। गर्मी का मौसम था, लेकिन हवा थोड़ी शांत थी। वो चिल कर रहे थे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी। और फिर पता नहीं कैसे किसी ने कैजुअली बोल दिया, चलो ना आज अंदर चलते हैं, कब्रिस्तान देखते हैं। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। सिद्धार्थ बोला कि पागल हो गया है क्या, मत जाओ वहां गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। उसका चेहरा पहले मजाक में था, फिर सडनली सीरियस हो गया, जैसे उसने कुछ फील कर लिया हो या कुछ याद आ गया। लेकिन बाकी सबका रिएक्शन वही टिपिकल टीनेज थ्रिल था। तो ये लोग बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे उठ के निकल पड़े उस ग्रेवयार्ड के अंदर। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। वो बीच का वक्त होता है ना, जब रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है। मौसम एकदम हैवी लग रहा था, हवा चल रही थी। वो लोग एक एक करके अंदर चले गए। पीपल के पत्तों की खड़बड़ाहट किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कोई था या हवा थी, ये समझना वहां मुश्किल था। और फिर 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, भव्यराज और शहद एक जगह रुक गए। ना कुछ बोले ना हिले, एकदम फ्रीज हो गए। वो दोनों सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे थे, जैसे आंखें वहां चिपक सी गई हों। बाकी सबने क्यूरोसिटी में उस डायरेक्शन में देखा, और जो देखा उसे देखकर सबके शरीर का खून जम गया। छत के कोने पे एक छोटी सी पत्थर वाली छत, जहां पे जाना नामुमकिन था, वहां पे 3-4 छोटे बच्चे खड़े थे। कपड़े फटे गले, मिट्टी से भरे हुए, उनके चेहरे एकदम सूखे हुए थे और आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक स्टैटिक मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट ना खुशी की थी ना दुख की। एक बच्चा थोड़ा पीछे खड़ा था, उसके हाथ में एक सर्जिकल डॉक्टर्स नाइफ था। वो छोटी सी ब्लेड उसकी छोटी सी उंगलियों में हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे उसने वो ब्लेड यूज की हो या वो उसके ऊपर वो ब्लेड यूज की गई हो। और उस बच्चे की आंखों में एक कामनेस थी, एक अजीब सा सुकून, जैसे वो कह रहा हो कि तुम लोग भी यहां आओगे, हो सकता है आज। सब चिल्लाते हुए भागे। एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी वहां पर, जिसमें किसी के पैर संभल नहीं रहे थे। सिद्धार्थ ने लिटरली चिल्लाकर सबको धक्का दिया कि भागो भागो यहां से। सब उल्टे पैर भागने लगे और ऋत्विक साइकिल पे था, उसके आगे करण, और पीछे से साइकिल की चेन एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई साइकिल के साथ साथ छोटे छोटे कदम बढ़ा के उनकी ओर भाग रहा हो। ऋत्विक ने करण को बोला कि रुक यार, साइकिल अजीब फील हो रही है, कुछ भारी भारी लग रहा है मुझे। करण ने सिर्फ हाथ से सिग्नल दिया, भाग। उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला और वो चला गया अकेले। ऋत्विक अब फुल स्पीड में भगवान का नाम लेके साइकिल चला रहा था। हल्की हल्की साइकिल हिल रही थी, जैसे वॉबल कर रही हो, जैसे कोई पीछे से पकड़ के उन्हें रोक रहा हो या साथ में उनके स्पीड पे मैच कर रहा हो। और फिर जैसे ही वो महादेव मंदिर के पास पहुंचे, उसकी साइकिल एकदम से रुक गई। उसने ब्रेक्स नहीं लगाए थे, बस वो अपने आप वहीं रुक गई, जैसे मंदिर ने उसे अपनी ओर खींच लिया या कोई और था जिसने उसे वहां पे रोका था। महादेव मंदिर के अंदर सब लोग एक दूसरे के पास चिपक कर बैठ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके चेहरे पे एक बात लिखी थी। जो वहां देखा उसके बाद अब नॉर्मल फील करना मुश्किल है। बिना किसी डिस्कशन के सबने मंत्र जपने स्टार्ट कर दिए थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुछ और पढ़ रहा था, और कुछ लोग तो बस अपने भगवान या अपने माँ बाप को याद कर रहे थे। वो मोमेंट ऐसा था जैसे किसी ने उनसे उनका बचपन छीन लिया। ऋत्विक ने मुझे बताया कि उन सब के चेहरे पे कोई भी नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था। वो सब फिजिकली तो वापस आ गए थे, पर मेंटल स्टेट
अभी भी उस कब्रिस्तान में ही थी। तभी प्रिंस ने थोड़ा डर के साथ हल्के से बोला कि मैं जब भाग रहा था ना, तब मुझे एक लड़की दिखी। सब एकदम उसकी तरफ मुड़ गए। उसके कपड़े जैसे पुराने जमाने के थे, स्किन एकदम पेल, ऑलमोस्ट ग्रे, और उसके सिरहाने के पास कोई धान सा सफेद स्मोक टाइप कुछ निकल रहा था। जब उसने मुझे देखा ना, तो लगा कि उसकी आंखों में कुछ था। उसने फिर धीरे से कहा कि जैसे वो आंखों से बोल रही हो कि मैं ये नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। वो सेंटेंस सबके दिमाग में अटक गया। और इसके बाद सबसे डार्क मोमेंट हुआ। करण, जो सबसे ज्यादा शांत और नॉर्मल था पूरे टाइम, उसने बाद में ऋत्विक को अलग से पकड़ के बोला कि भाई, उस वक्त जब तू साइकिल चला रहा था, मैं इसलिए बस हाथ हिला रहा था क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। किसी ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरा मुंह दबोच रहा है, मेरा पैर खींच रहा। लिटरली बस हाथ हिला के सिग्नल दिया मैंने तुझे। उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। और जब उसने अपना पैर दिखाया, वहां पे एक बहुत लंबा और गहरा कट। करण ना तो कहीं गिरा था, ना कहीं टकराया था। तो आखिर वो कट उसके पैर पे कैसे आया? और वो कट ऐसा था जैसे किसी ने अंदर तक नाखून घुसा दिया। ऋत्विक बस देखता रह गया। उस वक्त उसके दिमाग में एक ही थॉट बार बार घूम रहा था कि हम सब वापस तो आ गए हैं, पर क्या सच में अब हम सेफ हैं? बाद में दर्शन ने अपने फूफा जी से बात की। वो ज्योतिष थे और उन्होंने बिना कुछ ज्यादा पूछे सिर्फ ध्यान लगा के एक बात बोली कि कुछ वहां छूट गया होता तो ठीक था, पर कुछ साथ आ गया है। वो कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं थी, वो आत्माएं थी, मासूम लेकिन अंदर से बेचैन। उनका कनेक्शन किसी रिवेंज या बदले से नहीं था। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ यादों की तरह था, जैसे कोई पुरानी डायरी हो जो कभी खोली नहीं गई, जैसे उनका बचपन किसी ने अधूरा छोड़ दिया हो। वैसे वो किसी को मारते नहीं, वो सिर्फ याद दिलाते हैं कि वो अभी भी वही है, उस जगह से जुड़े हुए हैं, उस मौसम के एक टुकड़े जैसे जो हर दिवाली के आसपास वापस जिंदा हो जाते हैं। मैं ऑनेस्टली कहूं तो ऋत्विक ने जब मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं जानता सर आप मानोगे या नहीं, लेकिन जो देखा वो कभी मैं भूल नहीं सकता, तो मुझे उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं दिखी, ना कोई डर दिखा, लेकिन एक सच्चाई महसूस हुई जो कह रही थी कि मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। और तब मुझे ये बात समझ आई कि सच वही होता है जो इंसान महसूस करे, और फिर जो महसूस हो जाए वो सिर्फ कहानी नहीं रहता, वो हिस्सा बन जाता है जिंदगी का। वो लम्हा, वो मौसम, वो छत के कोने पे खड़े वो बच्चे अब ऋत्विक के लिए कोई हॉरर या सस्पेंस नहीं थे, वो उसकी जिंदगी का एक परमानेंट चैप्टर बन चुके। और अगर तुम ये कहानी सुनकर अब भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, तो एक बार दिवाली के आसपास कब्रिस्तान के पास से गुजरना, और जब किसी की छोटी मुस्कुराहट दिखे तो ज्यादा देर तक देखना मत। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं हो सकता, शायद उसके पीछे यादों का एक कब्रिस्तान हो सकता है, जहां सिर्फ खामोशी दफन है, जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया। आंखों से कुछ दिख जाए तो डरना मत, लेकिन अगर कुछ महसूस हो जाए तो समझ लेना कि तुम भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। और अगर कभी जिंदगी में तुम्हें भी किसी ऐसी छाया का सामना किया, किसी मुस्कुराहट के पीछे छुपी चीख महसूस की, तो मुझे लिख के जरूर। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो शो को रेट एंड फॉलो जरूर करें। और आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते आपके साथ एक और नया हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।